नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBS, उसका दूसरा चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब पहले तो वास्तविक संख्या होती क्या है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा हुआ है और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है। और परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के जो बनती है संख्या, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बोलोगे परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है, दोनों पूर्णांक हो। और अपरिमेय ऐसी संख्या जिसे P/Q है उसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होगी? अपरिमेय। और P और Q देखो, P/Q के रूप में लिख सकें और P/Q क्या हो? पूर्णांक, और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 भी नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। अब बोलोगे कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक हम स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलते हैं, ये संख्या है। और इधर चलें तो -1, -2, ऐसे अनंत तक ये संख्या है, वो पूर्णांक है। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, ये सब पूर्णांक में आते हैं। यानी अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे 1/2 लिखूं, तो 1 क्या है? पूर्णांकों में आ रहा है। 2 क्या है? वो भी पूर्णांकों में आ रहा है। तो अंश बटे हर P/Q के रूप में, और दोनों पूर्णांक है, और हर में 0 नहीं, इसका मतलब 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। फिर मैं लिखूं -1/2, तो यहाँ पे -1 भी क्या है? पूर्णांक है, और 2 भी क्या है? पूर्णांक है, और हर में 0 नहीं, इसलिए ये भी क्या है? -1/2 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से और संख्या मैं यहाँ पे कोई लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं 5/-7, तो 5 भी पूर्णांक होगा और -7 भी पूर्णांक होगा, इसलिए ये भी क्या होगी? परिमेय। -5/-7 लिखूं तो वो भी क्या होगी? परिमेय, क्योंकि दोनों पूर्णांक है। फिर लिखूं मैं 1, तो 1 पूर्णांक है या नहीं? 1 को 1/1 लिख सकते हो आप बोलोगे हाँ, तो दोनों क्या हो गई? पूर्णांक, इसका मतलब 1 भी परिमेय संख्या है। इसी तरह 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 भी क्या है? परिमेय संख्या। यानी ये सारे जो पूर्णांक है वो भी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे -3 है, तो -3 को क्या लिख सकते हैं? -3/1, मतलब -3 भी क्या है? परिमेय संख्या। तो ये सारी थी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की कुछ क्वालिटी भी हमने 9th में पढ़ी थी। देखो यह क्या है? प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलती है। फिर हमने पूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ा है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, ये पूर्ण है, ठीक है। और पूर्णांक अभी पढ़ लिया, प्लस वाली संख्या धनात्मक, माइनस वाली ऋणात्मक, और 0, ये सारी की सारी ये भी क्या है? पूर्णांक। परिमेय संख्या हमने अभी बताया कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, और P और Q दोनों पूर्णांक हो, और Q यानी हर में 0 नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा? P/Q वाली परिमेय। और ऐसा नहीं कर पाए तो वो क्या है? अपरिमेय, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं और उनसे संबंधित गणित के मूलभूत सिद्धांतों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के प्रमाण हमने देखे। अब शांत और अशांत आवृत्ति, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था। अब शांत कौन सी होगी? जिसमें किसी संख्या का भाग दूं, जैसे मैं यहाँ पे 2 का भाग दूं 5 में, तो भाग देते देते अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, वो तो होगी शांत। अब जैसे 2 का 5 में भाग दूंगा तो 2 बार, 2 दूनी 4,
घटा दिया तो क्या बचा 1। अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार, तो ये 2 दूनी 2 पंच 10 और शेषफल क्या रहेगा 0। अब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 2/5 थी वो क्या थी, शांत। और देखो ये भी पूर्णांक है, 2 भी और 5 भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ तो शांत होती है या अशांत आवृत्ति। अब अशांत आवृत्ति कैसे, मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ नीचे, या इसको थोड़ा हटा देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। ये शांत का तो हो गया, आपने पढ़ लिया कि शांत है वो क्या होती। अब देखो जैसे मैं 1/3 लिखूं, 1/3 यानी 3 का भाग किस में देना है, 1 में। अब आप बोलोगे नहीं जाता है तो 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में 3 का भाग कितनी बार, 3 बार, तो 3 3 9, क्या बच जाएगा 1। अब पॉइंट उतार लगाया हो इसलिए 0 आता रहेगा। वापस 3 का 10 में 3 बार 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 का 10 में 3 बार 9। इस तरह ऐसे ये चलता रहेगा, कभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। और ये जो जैसे 3 3 3 इनकी क्या है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो शांत तो है नहीं क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, अशांत है या अनवसानी बोलते हैं, अशांत या अनवसानी वही बात है। और क्या है, अंकों की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, 3 3 3 बार बार आ रहा है, इस 3 3 3 ये बार बार आ रहा है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.3 और उसके ऊपर बार, यानी बार बार आ रहा है। जरूरी नहीं कि एक संख्या की बार बार, हो सकता है 4-5 संख्या आए पहले, फिर वही 4-5 संख्या दोबारा आए, इस तरह। तो या तो शांत या अशांत आवृत्ति है, तो वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर क्या है, अब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी संख्या है उसको 2 संख्याओं के गुणा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और संख्याओं के भागफल के बारे में हम जानते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के भागफल के रूप में जो शेषफल आता है वो हमेशा जिसका हम भाग देते हैं उससे कम होता है, यानी हर से कम होता है या भाजक से छोटा होता है, ठीक है। और ये गणित की आधारभूत प्रमेय। हम √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्या, इनके बारे में कि ये अपरिमेय है या परिमेय, इसके प्रमाण भी स्थापित करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, 1 नंबर का प्रश्न आए तो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक देखो पूर्णांक में मैंने क्या बताया था, 0 1 2 3 इस तरफ, और -1 -2 -3 इस तरफ। तो धनात्मक कौन से हैं, इस साइड राइट हैंड साइड वाले ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 ये पॉजिटिव संख्या में से है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बराबर bq प्लस r लिख सकते हैं, जहां r है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि a और b धनात्मक पूर्णांक है और b में a का भाग दे दे, ठीक है। तो जो भाग जितनी बार गया, मान लो q बार गया, और शेषफल जो रहा वो क्या है, r, ये है। हम सामान्यतः लिखते हैं इस तरह, भाग देते हैं, तो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल कहलाता है, और जो पीछे बच जाता है वो क्या होता है, शेषफल। तो हम जानते हैं ये कि भाज्य के बराबर क्या होता है, देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक गुणा भागफल, और जो लास्ट में बच जाए वो प्लस करके शेषफल, ये भाज्य के बराबर होता है। अगर इन संख्याओं में बात करूं तो b क्या है, भाज्य b में हमने a का भाग दिया, b में a का भाग दिया,
तो b तो है भाज्य, तो यहाँ पे मैं लिखूं तो भाज्य की जगह b, भाजक भाग किसका दिया है, किसका दिया है, पर a में b का भाग दिया, यहाँ पे वो लिखा है उस हिसाब से क्या है, अगर हम a में b का भाग दें, ठीक है, a में b का भाग दें तो a हो जाएगा हमारा भाज्य। तो a बराबर भाजक क्या है b, कितनी बार भाग गया, भागफल क्या है q, प्लस शेषफल क्या है r, r यानी रिमाइंडर। कहने का मतलब a में अगर b का भाग दें तो कितनी बार भाग जाता है वो q है और शेषफल क्या है r, तो इसको इस रूप में लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो शेषफल है वो हमेशा जिसका भाग देते हैं उससे कम होता है, यानी b से छोटा होगा, तो r क्या होगा b से छोटा। और क्या हो सकता है कि शेषफल 0 आ जाए, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये कंडीशन दी हुई। तो इसको बस इसी तरह भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में याद रखना है। जहाँ क्या है हमने a तो है भाज्य, a में भाग दिया b का, गया कितनी बार q बार, तो b q, और शेषफल क्या रहा r, b q का मतलब है b गुना q। तो ये मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक ही, और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी, q और r विद्यमान होंगे कि a बराबर b q प्लस r, और जहां पे r है वो 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा, लेकिन b से छोटा होगा क्योंकि b है वो हमारा भाजक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई होगी, नहीं तो हम एग्जाम्पल में क्लियर कर लें। अब देखिए प्रश्न उदाहरण आ गया, एक उदाहरण ले लेते हैं, ये उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है इसलिए उदाहरण करवा रहा हूं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस r 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, देखो हमने अभी पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे देखो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इसका मतलब है हमारे b की जगह क्या है 3। अगर इसमें b की जगह मैं 3 रख दूंगा तो काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b कितना है 3, यानी जिसका भाग दे रहे हैं वो 3 है, ऐसा मान लेंगे। तो a और b में विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर a बराबर क्या होता है, विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, बी क्यू प्लस आर। तो b की जगह हमने 3 लिख दिया तो 3q प्लस आर, और साथ में जो r यानी शेषफल है वो क्या होता है, जिसका भाग देते हैं, यानी जैसे b का भाग देते हैं तो इस 3 से छोटा होगा या 0 के बराबर हो, या 0 से बड़ा और 3 से छोटा। इसका मतलब r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा है तो मतलब 3 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो पहले a बराबर b की जगह मैंने रखा 3q प्लस r। अब r बराबर मैं अगर 0 रखूं r की जगह तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी 3q। ठीक है, फिर r बराबर मैं 1 रखूं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह 1। फिर r बराबर 2 हो सकता है और मैक्सिमम, तो a बराबर 3q प्लस 2। इसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है या तो 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ये सिद्ध हो गया। इस तरह हमें देखना है, ये उदाहरण को दोबारा देख लेना एक बार तभी समझ में आएगा। देखो इस बार उदाहरण में क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, देखो सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलो तो यहाँ पे देखो q के साथ क्या है 2, q के साथ क्या है 2, और हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर।
और आर क्या है, शेषफल है, तो आर होगा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और जिसका भाग दे रहे हैं उससे छोटा, b से छोटा। अब यहाँ पे q के साथ 2 है, इसका मतलब हमारा b क्या रखना है, 2। अगर इसमें b बराबर आप 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस r, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और b की जगह क्या रखेंगे, 2, यानी r का मान 0 से लेकर के 2 से छोटा, यानी r का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। 2 से तो छोटा बोला, तो 2 से छोटा यानी 1 हो सकता है, 0 और 1। तो यहाँ पे आप मान रख लोगे, एक बार r की जगह यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 2q। दोबारा r की जगह क्या रखना है, 1, तो 2q प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए पहले वाला 2q है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए ये तो है सम, और इसमें भाग दोगे, इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन ये एक शेषफल बच जाएगा, ये मतलब क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b हमने 2 ले लिया। a और b में विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो गया, 2q प्लस r, और r 2 से छोटा तक हो सकता है 0 से लेकर, तो 0 और 1 हो गया। अब 0 रखने पर ये a बराबर 2q प्लस 0, यानी a बराबर 2q, और 1 रखने पर a बराबर 2q प्लस 1। अब पहला वाला है a बराबर 2q, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये समपूर्णांक हो गया। और a बराबर क्या है, 2q प्लस 1, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये समपूर्णांक। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। फिर नेक्स्ट है यूक्लिड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसमें क्या है, देखो b की जगह क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे q की जगह तो m है, ठीक है, और b की जगह क्या है आपके, तो b की जगह आप बोलोगे कि 3 है इसमें। चलिए तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक जब a है तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस, बी की जगह 3 लिख दो डायरेक्ट, तो 3q प्लस r, और r का मान है, b की जगह 3 है तो r का मान क्या हो सकता है, 0, 1 और 2। अब इसमें रख दूंगा तो क्या हो सकता है, 0 रखूंगा तो a बराबर 3q, 1 रखूंगा तो a बराबर 3q प्लस 1, और 2 रखूंगा तो a बराबर 3q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। अब जैसे पहला ले लिया, इसमें a बराबर 3q, अब क्या कह रहा है, देखो वर्ग कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, तो वर्ग यानी a का स्क्वायर लेना पड़ेगा, a बराबर 3q है, तो a का स्क्वायर यानी दोनों साइड में वर्ग कर लूं तो इसका भी स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का, और a बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस क्या कह रहा है, 3m के रूप में, तो m के रूप में लाना है तो मैं 3 के रूप में, तो इसको 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा 3 लिख सकता हूं, और क्या है q स्क्वायर, और ये क्या है q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर आ गया। अब इस q की जगह मैं m मान लूं कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक ही होगा कि देखो q स्क्वायर है, तो q का वर्ग हमेशा, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव संख्या होती है, तो 3q स्क्वायर की क्या हो गया, धनात्मक संख्या, तो इसकी जगह कोई और संख्या मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर किसके बराबर है, m के बराबर, तो ये 3m के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 3m के बराबर। दूसरा क्या है, a बराबर 3q प्लस 1 भी हो सकता है। अब इसका वर्ग करना है तो दोनों साइड वर्ग, तो a का स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरे का, बोलेंगे तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब a की जगह 3q है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का तो 9 और q का q स्क्वायर,
और एक का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक गुणा एक, और 2ab 2 गुणा 3q इंटू एक कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसमें भी अपने को किस में, या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 3 कॉमन लेना है, तो 3 इन दो में कॉमन आ जाएगा, और क्या आ रहा है q भी कॉमन आ रहा है, तो 3q कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3q प्लस 2 प्लस 1 अलग रह गया। अब ये पूरा है, इसको क्या लिखता हूं, देखो अपने को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में रखना है, तो इस पूरे को m लिख दो, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, तो 3m प्लस 1, यानी ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, तो m बराबर हमने क्या माना है ये, तो ये रूप में हो गया। अब तीसरा रहा है, उसको भी चेक कर लो, तो तीसरा क्या है, a बराबर 3q प्लस 2, इसमें भी दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर खोलोगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, और 2ab यानी 2 गुणा 3q गुणा 2 क्या हो जाएगा 12। इसको आगे इस रूप में लिख दिया, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, और 4 में तो 3 कॉमन आएगा नहीं, यहाँ तो 3m लाना है, यहाँ क्या लाना है 3m प्लस 1, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस 1, अब इन सब में क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर ये रहा, इस ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, तो इसकी जगह पूरे की जगह मैं m मान सकता हूँ, तो 3m प्लस 1 हो गया, जहां हमने m किसकी जगह माना है यहाँ पर। तो पहली दूसरी और तीसरी स्थिति से स्पष्ट है कि किसी भी संख्या का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो ये भी क्लियर हो।